आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नेहा जी से। और ये एनआईटी भोपाल में इस समय जो है परसुइंग एमसीए हैं। तो बात करेंगे बेसिकली कैसे इन्होंने जो है तैयारी शुरू की और कौन कौन सी बुक इन्होंने फॉलो की, कितने इनके मार्क्स थे, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो नेहा जी, आप अपने बारे में बताएं और अपने कॉलेज का नाम बताएं। वैसे तो आप कानीपुर से हैं, लेकिन आपका बीसीए कहाँ से कंप्लीट हुआ है और आपको कैसे पता चला कि हमें एमसीए में जाना चाहिए या ये फील्ड अच्छी है और यहाँ पर हम अपना करियर जो है चूज कर सकते हैं। मेरा नाम नेहा राजपूत है। मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीसीए किया है और इस टाइम मुझे मेरिट अलॉट हुआ है। तो मुझे एमसीए के बारे में मेरे टीचर्स ने सजेस्ट किया, जो बीसीए में पढ़ाते थे। हम्म, उन्होंने ही बताया, मतलब जो हमारे सीनियर्स थे, कि उनको एनआईटी मिलते हैं और उसका स्कोप अच्छा होता है एमसीए करने के बाद। जो चांसेस हैं वो, मतलब जो हमारा स्कोप है वो बढ़ जाता है। अच्छा। तो तो बीसीए आपने जो है वो किया हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी से, यस, यूएसआईटी से। ओके। तो यस यूआईटी। जैसे आपने बताया कि कॉलेज में आपके टीचर ने बताया कि हमें जो है एमसीए भी आगे कुछ होता है और इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो जब आपने तैयारी शुरू की, ठीक है, तो कैसे शुरू तैयारी की और कैसे आप एस्पायर स्टडी तक पहुंचे कि हमें एस्पायर स्टडी ज्वाइन करना है, या आपको क्या सुनने में मिला कि हमें एस्पायर स्टडी ज्वाइन करना चाहिए, बेसिकली एक सही इंस्टीट्यूट है। मैंने एक साल का गैप लिया है, पहले खुद से स्टडी करी, मतलब जो भी आरडी शर्मा थी और यूट्यूब से। ओके। तो एक साल और फिर पेपर भी दिया मैंने जाके। तो जो भी वो प्रिपरेशन करी वो एक तरह से पूरी नहीं थी, क्योंकि किसी की गाइडेंस नहीं थी, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। और सही से किसी ने बताया नहीं था कि ये फॉलो करो तो सही होता है, तो सिलेक्शन हो जाता है। और अच्छा मेरे कॉलेज से काफी लोग थे जो सर एस्पायर स्टडी में कोचिंग करते थे। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि एस्पायर स्टडी बहुत अच्छी कोचिंग है, वहाँ पे अच्छे से गाइडेंस भी मिलता है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी होती है, सब कुछ प्रॉपर टाइम पे होता है, तो इसलिए अच्छा। एस्पायर तो स्टडी। जैसे आपने जो स्टार्ट की पढ़ाई, ठीक है, आपने जैसे एक बार बताया कि आपने सेल्फ प्रिपरेशन की। तो सेल्फ प्रिपरेशन में भी आपने देखा होगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और फिर उसके बाद जब आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो स्टार्टिंग में आपको मतलब क्या फील हुआ? जैसे बहुत बार ऐसा होता है जब बच्चे ज्वाइन करते हैं या फिर बच्चे सेल्फ स्टडी ही स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि उन्होंने बुक को सॉल्व किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन जब बुक सॉल्व करने बैठे तो 2 4 5 10 दिन बाद लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा और गलत डायरेक्शन हमने चूज कर ली है। तो ऐसी फीलिंग कभी आपके अंदर आई कि नहीं? ये सर स्टार्टिंग में आई थी, बिकॉज आरडी शर्मा टफ है और स्टार्टिंग में वही लगाई थी आके, तो हाँ। थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए थे, क्योंकि क्वेश्चंस लगते नहीं थे हम्म। जल्दी जल्दी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके क्वेश्चन लगने लगते थे, और इधर लगते नहीं थे, तो ये लगता था कि शायद गलत डायरेक्शन तो चूज कर लिया है। हाँ। लेकिन सर आपके पास आए तो आपने अच्छे से गाइड किया कि नहीं, मेहनत करो, एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, तो जरूर एक दिन लगने लगेंगे क्वेश्चन। तो वही अच्छा प्रैक्टिस करते गए तो और क्वेश्चन फिर लगने लगे टाइम के साथ। अच्छा। अच्छा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि कैसे हम अपना शेड्यूल फॉलो करें, ठीक है, जैसे कौन कौन सी बुक्स हम सॉल्व करें मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए, इंग्लिश के लिए, और लगभग कितना टाइम हमें देना चाहिए टॉपिक पर, कि मैथ पे हम कितना टाइम दें, रीजनिंग पे कितना टाइम दें। तो आपके हिसाब से मतलब क्या फॉलो करना, कैसे फॉलो करना चाहिए? सर जो पेपर में देखा जाए तो मैथ्स का वेटेज ज्यादा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मैथ को टाइम तो काफी देना चाहिए। मैंने भी दिया है, मैथ्स को ही टाइम ज्यादा दिया है, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश और कंप्यूटर को दिया है, पर इतना नहीं दिया जितना मैथ को दिया है टाइम। अच्छा। तो हाँ मैथ के लिए जैसे बुक आप कौन सी सजेस्ट करेंगे? क्योंकि आप तो सर। पढ़े हैं यहीं, तो एस्पायर मतलब एस्पायर में मोस्टली आरडी शर्मा ही सारे बच्चे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे हर टाइप के पेपर के लिए, ठीक है, इजी पेपर हो, टफ पेपर हो, कैसा भी हो? सब अच्छी तो बुक आर डी शर्मा ही है। अगर कोई भी एग्जाम हो तो अगर आर डी शर्मा सॉल्व कर ली तो हर एग्जाम इजिली, मतलब क्रैक कर सकते हैं। हम्म, बेस्ट बुक वही है। बाकी अगर किसी के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उसके लिए बुक्स आपने सजेस्ट करी थी कोचिंग में, स्कोरर सर, उसको भी सर लगाया था, फिर उसके बाद जब आरडी लगने लगी थी तो सेल्फ स्कोरर को ठीक है। करती है। तो एक यहाँ पर ये चीज है, जैसे आपने पेपर दिया था जब निमसट 2020 का, तो बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है सर कितने मार्क्स थे, ठीक है, क्योंकि एक बच्चों को आइडिया लगता है कि मार्क्स से ये हमें
पता चल जाता है, लगभग इस एनआईटी तक जा सकते हैं। तो जैसे इस बार पेपर सरल था, तो आपके अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स इस बार आए थे, तो आपको जो है भोपाल अलॉट हुआ है? सर अप्रोक्स 500 के समथिंग होंगे मार्क्स। अच्छा, 500 के समथिंग होंगे। हम्म। तो ये तो हो गई बात आपके मार्क्स की, मतलब 500 के समथिंग। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस के समय ये होता है कि मार्क्स कम आते हैं, और कम आने पर थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे मार्क्स इम्प्रूव हो। और खासकर जो हम टेस्ट बनाते हैं तो वो थोड़े से टफ भी होते हैं, ठीक है। यस सर। तो कैसे आप मार्क्स इम्प्रूव रखते थे, या अपने कंसिस्टेंट मार्क्स रखते थे, ठीक है, और किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसे अभी 2021 में जो बच्चे देने जाएंगे या इंटरव्यू, ये बाद में भी देखेंगे 2022-23 में बच्चे, तो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, मतलब कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, कैसे देखें उसको, एनालिसिस करें एग्जाम में, कि ऐसा ना हो कि इजी क्वेश्चन छूट जाए, तो ये कैसे करें वो? सर पहले तो पूरा पेपर जो है वो पूरा पढ़, मतलब पूरा एक तरह से देख लेना चाहिए पूरा पेपर, वन वन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग, क्वांट, मैथ, सारे हम्म। 5 मिनट तक पेपर देखना चाहिए। उसके बाद जो है वो हमारा मैथ सेक्शन होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। तो उसमें जो मतलब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जो इजी इजी वाले होते हैं जो टिक हो जाते हैं, हम्म। और जिनमें 1-2 मिनट लगते हैं अप्रोक्स, जो ज्यादा टाइम टेकन होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए उसी टाइम, और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन लगा लेने चाहिए, मैथ्स के भी, लॉजिकल रीजनिंग के भी, और कंप्यूटर के भी। तो सर ऐसे ही लगानी चाहिए, बल्कि कंप्यूटर का तो सेक्शन जो है सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा स्कोरिंग भी होता है, और क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे प्रीवियस, कुछ बहुत प्रीवियस ईयर से भी मैच कर जाते हैं। तो ऐसे ही किया था सर। हाँ। अच्छा, और जैसे जिन बच्चों की मैथ वीक हो, उन्हें क्या सजेशन देंगे, कैसे प्रिपरेशन करें अपनी? और जैसे एक चीज ये भी है कि जब आप यहाँ पर थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि आपके साथ में ऐसे भी लोग थे जिनकी मैथ अच्छी नहीं थी, ठीक है, वो भी अच्छी जगह पर एडमिशन लिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों में कॉमन चीज क्या देखते हैं, कि मतलब अगर मैथ अच्छी नहीं है फिर भी अच्छी एनआईटी पहुंचा जा सकता है? वो सर इसीलिए पहुंचा जा सकता है, अगर आप चारों जो सेक्शन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट, अगर उस जो तीन है उनमें भी अगर अच्छा कर लो, और मैथ में भी थोड़ा बहुत 600 का पेपर होता है उसमें भी अगर अच्छा कर लो, तो एक कॉलेज तो ऑफकोर्स मिल ही सकता है अच्छा। अच्छा अच्छा, अगर मतलब ये कहने का है कि अगर किसी की मैथ अच्छी नहीं है तो सारे ही टॉपिक पे फोकस करे तो इजली हाँ। सिलेक्शन ले सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम्म। अब जैसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप टेस्ट सीरीज देते थे, ठीक है, टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करते थे, तो उसका एनालिसिस कैसे करते थे? जैसे बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आता है, कॉल आती है, सर कैसे पेपर को एनालिसिस करें, ठीक है, मतलब टेस्ट हमने दे दिया, जो भी नंबर आने हैं आ गए, अब हम उसको एनालिसिस कैसे करें, एनालाइज कैसे करें? एनालाइज, मतलब जो पहले पेपर दे लो, फिर जो क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं उनको उनको एक साइड करके पहले उनको सॉल्व करना चाहिए। वो सारे सॉल्व करो, और फिर मतलब सारे टेस्ट तो देखो, मतलब आपकी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो डे बाय डे इंक्रीज होनी चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिक्रीज हो, इंक्रीज भी ना हो तो एटलीस्ट मतलब एक ही रहे, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो ऐसे ही अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज करते रहो, और एटलीस्ट ट्राई करते रहो, मतलब देखो तुमने जो क्वेश्चन नहीं लगाए हैं उनमें ऐसा क्या था जो तुम्हें नहीं आता था, तुमने नहीं पढ़ा अच्छे से। तो उन्हीं टॉपिक्स पे जाके फिर से मतलब अपनी रिवीजन करो, जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करके अब आगे फिर जो आगे टेस्ट होते हैं उनको करना चाहिए। अच्छा, तो अभी आप एनआईटी भोपाल में हैं, मैनेट में, तो कैसी चल रही वहाँ की पढ़ाई? सर पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, और बाकी अच्छा है मैंने भोपाल में। अच्छा अच्छा, तो अभी वहाँ पे सूरज जी भी हैं, सूरज अग्रवाल? यस सर, मेरा फ्रेंड ही है, अच्छा अच्छा। एक ही कोचिंग से है। हाँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे आप? जैसे क्लास जब हुई है तो आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, और फिर नोट्स जब आपके तैयार हो चुके हैं, तो जब एग्जाम आपका आया था उससे एक महीने पहले की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? किस तरीके से आपने एक महीने पहले अपने आप को प्रिपेयर किया था कि एग्जाम देने जाना है? सर एक महीने पहले यही किया था कि जो भी कुछ नया नहीं पढ़ा था, जो भी पुराना पढ़ा था उसी को सिर्फ रिवाइज किया था। जो हम्म। भी एग्जाम्पल्स होते थे आर डी शर्मा के, उन्हीं को सब रिवाइज करते थे। जैसे जेई मेन सॉल्व करी थी तो हम्म। उसको रिवाइज किया था, और भी। हम्म। तो सिर्फ रिवीजन किया था,
बाकी कुछ नया नहीं पढ़ा था, हम्म। और नया पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही बेस्ट है अगर वही कर लो। हम्म। तो रिवीजन कैसे करें, मतलब टेस्ट पेपर सॉल्व करें, या अपने नोट्स को जो है वो रिवाइज करें, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, मतलब कैसे? सबका अपना अपना तरीका होता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन। हाँ सर, सर टेस्ट सीरीज भी देते थे, क्योंकि टेस्ट तो इम्पोर्टेंट है खुद को मतलब जानने के लिए कि एक्चुअली में हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है। हम्म। तो वो तो डेली देना ही चाहिए, क्योंकि उसी तो 2 आवर्स में आप सीख पाते हैं कि आप एक्चुअल में एग्जाम में कितना करेंगे और हम्म। आप कहाँ पे हैं। और क्वेश्चन जो है वो अगर सॉल्व भी कर रहे हैं, अगर रिवीजन भी कर रहे हैं, तो एक टाइमिंग सेट करके रखिए, मतलब अगर टाइमर लगा के रखे, टाइमर लगा के, क्योंकि बेनिफिट्स होता है कि हमसे 1 घंटे में इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। हम्म। तो उसी से प्रैक्टिस अपने, एक अच्छा सा अंदर से मोटिवेशन भी आता है कि अरे एक आवर्स से इतने क्वेश्चन हो गए, अब और करता हूँ। तो वो एक पता चलता है। तो ये करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा फॉर्म नहीं भरते हैं। ठीक है, जबकि हम सजेस्ट करते हैं कि ज्यादा फॉर्म भरने चाहिए। तो आपका मतलब उसमें अब क्या स्टैंड है कि ज्यादा फॉर्म भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए? और दूसरी बात कि अगर कोई बच्चा मतलब 2-3 एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहा है, जैसे मान लो एक निमसेट हो गया और जेएनयू हो गया, ठीक है, और बात कर लें अगर डीयू की, अगर इन तीन एग्जाम की पैरेलल में तैयारी लेकर के चलता है तो लगभग उसके सारे एमसीए के एग्जाम कवर हो जाएंगे। अगर निमसेट भी लेके चलता है तो एटलीस्ट बीएचयू और सीईटी, ये 2 एग्जाम तो कवर हो ही जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हेलो। हेलो। हाँ सर। आ रही सर आवाज? हाँ सर। ठीक है। सर सिलेबस सबका एक ही होता है, मतलब वो सब में मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट यही सब आता है, तो हम्म। सिलेबस सबका एक होता है। अगर हम निमसेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे एग्जाम इजिली निकल सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी एग्जाम निकल नहीं सकता है। हम्म। और फॉर्म भरने के बाद तो मेरा भी यही मानना था कि मतलब मतलब मुझे एनआईटी चाहिए तो निमसेट ही भरो, बाकी फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होता, बेनिफिट हम्म। वेस्ट ही होता है। लेकिन नहीं, मैंने ये सीखा है कि अगर जितने आप फॉर्म भरते हैं तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है हमारे माइंड में, हम्म। वो धीरे धीरे, जितने ज्यादा आप एग्जाम देते जाते हैं तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। हम्म। तो यही चीज है कि सारे फॉर्म भरने चाहिए, ताकि जो भी आपका प्रेशर हो, एग्जाम से रिलेटेड डर हो, वो खत्म हो जाता है आखिरी में हाँ हाँ, आते आते। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लो ऐसा होता है ना, लिमसेट का पेपर हुआ और उससे पहले हम्म। आपका कोई दूसरा पेपर हो चुका है, मान लो जेएनयू का हो गया या सीटी का हो गया, तो आपको एक पेपर देने का एक्सपीरियंस मिल चुका होता है। तो जब आप निमसेट का पेपर देते हो तो ज्यादा अच्छा वो पेपर जाता है। और अगर कोई बच्चा पहले ही पेपर निमसेट का दे रहा है तो तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी तो हो ही जाती है कि कहाँ पर हमसे गलती हो सकती है। तो और आप क्या बताना चाहेंगे अपनी तरफ से बच्चों को, और स्पेशली जो है कानपुर से जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो यही कि मतलब अगर फोकस से, अगर कंटिन्यूअसली अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसका सिलेक्शन तो जरूर होता है, ऐसा नहीं होता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेहनत करेगा तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो यही है कि अगर लॉकडाउन चल रहा है तो भी मेहनत करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी अभी ओके। डेट तो एग्जाम की पता नहीं है, तो जैसे हम लोग को भी नहीं पता। हाँ हाँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपको अपना कीमती समय देने के लिए। और बाकी अभी जब बच्चों का इस बार रिजल्ट आएगा, ठीक है, और जिनकी भी रैंक जो है भोपाल या फिर इलाहाबाद या ऐसे बनेगी, फिर आपको थोड़ी सी उनकी हेल्प करनी होगी। ठीक है, कैसे यस। काउंसलिंग कराएं और कौन कौन सी चीजें कराएं, ठीक है। यस और सर, बिल्कुल। बाकी आपके एमसीए के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एमसीए की तैयारी, तैयारी इन द सेंस आप एमसीए के लिए प्रिपेयर हों, ठीक है, और प्लेसमेंट की तैयारी करें, और फिर हम लोग जो है इंटरव्यू करेंगे आपका प्लेसमेंट के बाद में, ठीक है। और ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।